गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। ओपी कुमार की तरफ से आप सभी साथियों का माडूसन्स अकेडमी में स्वागत है। आप लोग हमारे साथी यूट्यूब पर बने हुए हैं। फिर भी कोई साथी अगर नया है इस चैनल्स के ऊपर तो वो इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखें, बिल्कुल इजी है, सिंपल है और बहुत ही शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मांग फलन की। मांग फलन में हम सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। तो जो कीमत होती है वो मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। कीमत मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है और डिमांड का और कीमत का यहाँ पर अगर रिलेशंस की बात करें तो वो पॉजिटिव रिलेशंस होता है। डिमांड और कीमत का अगर रिलेशंस की बात करें तो इसमें रिलेशंस पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो वहाँ कीमत भी बढ़ती है। यानी अगर हम कीमत का डिमांड के साथ में रिलेशंस को बताएं आपको तो वो हमारा हुआ पॉजिटिव। यानी जैसे जैसे हमारी मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। लेकिन इसके अपोजिट कीमत और सप्लाई का अगर संबंध की बात करें तो यहाँ पर ये नेगेटिव होता है। जैसे सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घट जाती है, मांग घट जाती है। किसी भी चीज़ की जब सप्लाई बढ़ती है तो उसकी क्या होती है, कीमत घट जाती है। तो ये तो हुआ हमारा कीमत का निर्धारण की बात है। इसमें हमने डिमांड और कीमत का रिलेशन देखा और सप्लाई और कीमत का रिलेशन देखा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम मांग की बात करें, मांग को जो निर्धारित करने वाली या फिर मांग को जो प्रभावित करने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो बातें होती हैं या फिर जो अन्य कारण होते हैं वो क्या क्या हैं तो उसमें आता है वस्तु की कीमत, व्यक्ति की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें ये भी जो हैं मांग को प्रभावित करती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो यूटिलिटी एनालिसिस के परिचय की बात करेंगे, डिमांड फंक्शंस की बात करेंगे, उपयोगिता के बारे में बात करेंगे और उपयोगिता की विशेषताएं और उपयोगिता की मान्यताएं और उपयोगिता की धारणाएं, और लास्ट में इसको हम ग्राफ के द्वारा भी बताएंगे, ग्राफिकल तरीके से भी बताएंगे। और ये बड़े पर्सनों में आता है, ये एक पूरा पूरा यूटिलिटी एनालिसिस का पर्सन। ये +2 में तो नेचुरल आता ही आता है, BA में भी आता है और काफ़ी बार मैंने इसको MA में भी देखा है। MA में लास्ट में चल के छोटे नंबर में आ जाता है, 8 नंबर में हो जाता है। बाकी बड़ी क्लासों में, छोटी क्लासों में ये इम्पोर्टेंट बड़े नंबरों में आता है, तो इसको आप जरूर देखें। फलात्मक रूप से लिखें इसको हम मांग फलन को, तो डिमांड ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y, प्राइस ऑफ z एंड पाई। यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स एक्स जो होता है हमारा प्राइस ऑफ एक्स के लिए है और पी वाई जो है प्राइस ऑफ वाई के लिए है, पी जेड जो है प्राइस ऑफ जेड के लिए है और आई यहाँ पर हमारा इनकम के लिए डिनोट किया गया है। तो ये तो हमारा डिमांड फलन। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर उपयोगिता की। तो उपयोगिता में अगर हम सबसे पहले बात करें कि उपयोगिता होती क्या है वो देखें। उपयोगिता में क्या होता है, किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है वो उपयोगिता कहलाती है। उपभोक्ता क्या करता है, अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं पर और विभिन्न सेवाओं पर इस प्रकार से खर्च करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। वो उपभोक्ता, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कोई भी है, वो हमेशा यही सोचता है कि कम से कम पैसा लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करें। और इसमें यही कहा गया है कि उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न सेवाओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। ये उपयोगिता की बात कर रहा है। इसके बारे में सबसे पहला जो सिद्धांत दिया है गणनावाचक उपयोगिता का सिद्धांत है। इसको हम इंग्लिश में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण,
इसको हम ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। और उसके बाद में जो एक अलग और सिद्धांत आया है उसको हम बोलते हैं परकट अधिमान विश्लेषण, रिवेल्यू प्रेफरेंस थ्योरी या एनालिसिस। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, ये सारे के सारे उपयोगिता से रिलेटेड है। तो उपयोगिता एक ऐसा शब्द है इकोनॉमिक्स के अंदर जो कि मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके रखता है, क्योंकि ये कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको पता है गणनावाचक उपयोगिता का सिद्धांत की बात करेंगे, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की बात करेंगे। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण जो मैंने अभी बताया है आपको, सबसे पहला सिद्धांत है 19वीं शताब्दी में ड्यूपिड, गोसेन, वालरस, मेंजर और जेवेंस नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का प्रतिपादन किया। यानी जो हमारा सिद्धांत है सबसे पहले गणनावाचक उपयोगिता का सिद्धांत, इसकी जिस हम विश्लेषण की बात कर रहे हैं वो किन्होंने दिया है? ड्यूपिड ने, गोसेंस ने, वालरस ने, मेजर ने, जेवेंस ने। ये नव परंपरावादी हैं, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने और इसके साथ ही कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी की है। उसके बाद में 20वीं शताब्दी में आगे चल के मार्शल और पिगू ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को आगे विकसित किया और इस विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है। तो उनकी गणनावाचक संख्याएं वे निश्चित संख्याएं होती हैं जिनको जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। अब उपयोगिता की बात करेंगे तो उसमें क्या हम जोड़ें, क्या उससे में घटाएं, ये बड़ा थोड़ा सोचने वाला टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इतना सब समझ गए होंगे, फीचर जो समझ गए जो मैंने दिया है। लेकिन इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात आती है परिचय के अंदर ही। फीचर्स एक ऐसा अर्थशास्त्री है जिन्होंने सबसे पहले एक शब्द का यूज़ किया और वो शब्द है यूटिल। यानी फीचर्स ने उपयोगिता के मापदंड के लिए यानी उपयोगिता को मापने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया और उस शब्द का नाम है यूटिल। प्रश्न काफ़ी बार आता है कि यूटिल शब्द का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया, तो वो हमारा नाम आता है फीचर का। फीचर ये कहा जा सकता है कि हमें एक कप चाय से कितनी उपयोगिता मिले या फिर एक कप कॉफ़ी से हमें कितनी उपयोगिता मिले। वो जो माप होता है वो यूटिल में माप करता है। तो वो यूटिल जो है माप है और उस यूटिल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो फीचर्स ने किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं। उपयोगिता संतुष्टि का एक माप है जो एक व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से प्राप्त होती है। क्या है? उपयोगिता संतुष्टि का एक माप है जो एक व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से प्राप्त होती है। ये किसके बारे में बताया? उपयोगिता के बारे में बताया। उपयोगिता के बारे में ही बताएंगे हम। ये इसकी परिभाषा है RDR टॉलेसेंस के अनुसार। चलिए, हमारा परिचय हो गया और परिभाषा होगी। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, यानी उपयोगिता की विशेषताएं क्या हैं। तो उपयोगिता की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो उपयोगिता की विशेषता है वो ये है कि उपयोगिता भावगत है। क्या है? उपयोगिता भावगत है, यानी यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव। इसका संबंध क्या होता है? मनुष्य की मानसिक संतुष्टि से होता है। एक वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे जो ड्रिंकर हैं, जो शराब पीने वाले हैं, उनके लिए शराब की उपयोगिता होती है, लेकिन उसी शराब की उपयोगिता उन लोगों के लिए नहीं होती जो उसको नहीं पीते। तो ये यहाँ पर क्या हुआ? भावगत है। सबकी अपनी अपनी क्या होता है? भावनाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। बात समझ गए होंगे। उपयोगिता का जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए बराबर हो, ये भावगत होती है। उसके बाद में दूसरा जो इसकी विशेषता है वो ये है, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। यूटिलिटी इज ए रिलेटिव। रिलेटिव मतलब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सदा एक समान नहीं होती। यानी क्या था कि सदा एक समान नहीं होती, यानी जो उपयोगिता है सदा एक समान नहीं रहती। मौसम के अनुसार ये बदलती रहती है, समय के अनुसार ये बदलती रहती है। जैसे कूलर
जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलता है, या एसी जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलती है, सर्दियों में उसकी मांग बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ उपयोगिता सापेक्षिक होती है, यूटिलिटी इज ए रिलेटिव। ओके। उसके बाद में उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। ये हमारी तीसरी विशेषता है उपयोगिता की। उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। अब इसमें हम उसी एग्जाम्पल को डाल सकते हैं जो मैंने पहले डिस्कस किया, शराब वाला। हालांकि शराब जो लोग पीते हैं उनकी तो वो उपयोगी होती है, लेकिन वो उसके लिए लाभदायक है या नहीं है ये कोई मायने नहीं रखती। उनको अच्छी लगती है, वो पीते हैं, लेकिन वो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी या नहीं होगी ये कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर यही बताया गया है, उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। और चौथे नंबर पर इसकी जो विशेषता है वो ये है, उपयोगिता नैतिकता से स्वतंत्र होती है। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरलिटी, यानी नैतिकता से परे होती है। अब जो चोरी करने वाला चोर है वो चोरी तो करेगा ही करेगा, उसे क्या मतलब ये काम अच्छा है बुरा है, उसके लिए तो उपयोगी है ना। चोर के लिए वो काम करना अच्छा है, लेकिन उसको यहाँ पर बताया, मतलब यही बताया गया है, यही समझाया गया है कि वो जो उपयोगी चीज़ है किसी व्यक्ति के लिए, उसके लिए वो अच्छी है या बुरी है कोई मायने नहीं रखता। इसका मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि उपयोगिता जो है वो नैतिकता से परे होती है। तो ये तो हुई हमारी इसकी विशेषताओं की बात, यानी उपयोगिता की विशेषताओं की बात। उसके बाद हम करते हैं उपयोगिता की मान्यताएं क्या क्या हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या माना गया है इस पर्सन के अंदर, उपयोगिता तुष्टिगुण के अंदर क्या माना है। उपभोक्ता के बारे में बताया गया सबसे पहले कि उपभोक्ता जो है वो विचारवान है। विचारवान कैसे? जैसा भी हमने पहले डिस्कस किया है कि एक उपभोक्ता जो है अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार से खर्च करता है जिससे उसे मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उपभोक्ता जो है विचारवान है, वो सोचता है कि मुझे कम पैसे दे करके ज़्यादा चीज़ें मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यहाँ पर जो पहली मान्यता है इसकी वो ये है कि उपभोक्ता विचारवान है। और इसके अंदर ये माना गया है कि जो हमारी उपयोगिता है उसको हम गणनावाचक संख्याओं में माप सकते हैं। हालांकि रियल लाइफ में ये संभव नहीं है कि हमें एक कप चाय से कितनी उपयोगिता मिली, ये मापा नहीं जा सकता। और हमने इस पर्सन के अंदर माना है कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है। यहाँ पर फिशर्स ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि उसको यूटिल में मापा जा सकता है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि इसको मापा जा सकता है। तीसरी मान्यता क्या मानी गई है, उपयोगिता स्वतंत्र होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की साथ में अगर लेते हैं तो वो उपयोगी होगी, ज़रूरी नहीं है। हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये भी हमने माना है। और चौथी जो इसके अंदर मान्यता मानी है वो ये है कि यहाँ पर जो मुद्रा है, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर होती है। हालांकि हमने क्या माना है, पहले पहले हमने देखा है जब जब हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं और उसको जब बार बार करते हैं तो उससे अगली इकाई का प्रयोग करते जाते हैं तो उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो उपयोगिता है पहले के मुकाबले कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने मुद्रा के बारे में क्या माना है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर होती जाती है, वो घटती नहीं है, ऐसा माना है इस सिद्धांत के अंदर। रियल लाइफ में नहीं होता, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, स्थिर होती है, वो घटती नहीं है। यानी यहाँ पर क्या माना है, नियम जो लागू होता है इसके अंदर वो नियम जरूर सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, लेकिन मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर मानी गई है। नियम वही है लेकिन मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, ऐसा है। और कुल उपयोगिता यहाँ पर क्या होती है, व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। ये तो पता ही होता आपको, कुल उपयोगिता व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। तो ये हुई यहाँ पर इसकी मान्यताएं, उपयोगिता की विशेषताएं, उपयोगिता की मान्यताएं। उसके बाद हम बात करते हैं उपयोगिता की धारणाएं। धारणा में सबसे पहले क्या देते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, कुल उपयोगिता होती है, उसके बाद में सीमांत उपयोगिता लेते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कुल उपयोगिता क्या होती है।
कुल उपयोगिता के बारे में प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार, जो हमारा लेफ्टविच अर्थशास्त्री है, वो क्या कहता है कुल उपयोगिता के बारे में? कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपयोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि है। रिपीट करता हूँ, कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपयोग से या उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि है। मान लेते हैं आप एक समय में 8 रसगुल्ले खा लेते हैं और इन 8 रसगुल्लों से मिलने वाली जो उपयोगिता है, जो टोटल उनका जोड़ है, वही कुल होता है। कुल को आप जानते हैं, टोटल करना जानते हैं आप लोग सभी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये तो वही हमारी कुल उपयोगिता का बात। किसी भी इकाई के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। टोटल मतलब कुल सब का जोड़ होता है, ठीक है। उसके बाद में आती है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीमांत उपयोगिता। जैसा भी कुल उपयोगिता के बारे में प्रोफेसर लेफ्टविच ने बताया है, उसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता के बारे में प्रोफेसर जेवेंस ने बताया है। वो क्या कहते हैं? इसको अतिरिक्त उपयोगिता भी कहते हैं। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा यूटिलिटी। क्या कहते हैं? किसी वस्तु की एक अधिक या कम इकाई के प्रयोग करने पर, वस्तु कोई भी है, उस वस्तु का एक अधिक या कम प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जेवेंस क्या कहते हैं? एक अधिक या कम इकाई के उपयोग करने पर, या तो एक अधिक या फिर एक कम इकाई के प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कैसे? इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या, जैसे समझाने की बात है ये। वैसे मान लिया आप एक इकाई लेते हो कोई भी, उसमें आपको यूटिलिटी मिलती है 8। दूसरी लेते हो तो उसमें आपको यूटिलिटी मिलती है 6। तीसरी लेते हो तो उसमें आपको यूटिलिटी मिलती है 4। इस प्रकार क्या होता है कि अगर इनको जोड़ें हम तो वो क्या निकल जाता है? कुल उपयोगिता निकल जाता है। और सीमांत उपयोगिता क्या होता है? जो अतिरिक्त इकाई हमने ली है, लास्ट का और टोटल का जो अंतर है वो। यानी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो भी हो सकती है। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से यदि कुल उपयोगिता हमारी बढ़ती है, कुल उपयोगिता क्या होती है? बढ़ती है, तो इन इकाइयों की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? धनात्मक। इन इकाइयों की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? धनात्मक होगी। और इसी प्रकार से अगर हम शून्य की बात करें, शून्य सीमांत उपयोगिता की बात करें, तो वो कौन सी परिस्थिति में होगी? ठीक उसी प्रकार से जब कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में कोई अंतर नहीं आता, तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? जीरो होगी। यानी किसी वस्तु की जब हम अतिरिक्त इकाइयां प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करने से हमारी कुल उपयोगिता में कोई अंतर नहीं आता, तो सीमांत उपयोगिता ऐसी परिस्थिति में जीरो होगी। ये बताना चाह रहा है। तो हमारी धनात्मक सीमांत उपयोगिता होगी, जीरो सीमांत उपयोगिता होगी। और अभी बात करते हैं ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, यानी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इसको कैसे कहेंगे? यानी अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने पर, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता जब घट जाती है, पहले के मुकाबले क्या होता है? घट जाती है। कुल उपयोगिता क्या होती है? घट जाती है। तो उस परिस्थिति में हम इसको कहेंगे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। बिल्कुल सिंपल है। हमने तीनों बात कर दी। सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव भी होती है, सीमांत उपयोगिता जीरो भी होती है, और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी होती है। अब तीनों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कुल उपयोगिता में। पॉजिटिव कब होती है? जब हम अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता क्या होती है? बढ़ती है, वहाँ पर पॉजिटिव होती है। जब अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो जीरो होती है। जब अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता घटती है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सीमांत उपयोगिता, यानी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता।
ये हुआ हमारा परिचय, इन चीज़ों का परिचय हुआ, इन बातों का जो कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, जीरो सीमांत उपयोगिता, नेगेटिव सीमांत उपयोगिता, पॉजिटिव सीमांत उपयोगिता, ये हमने डिस्कस किया। अब इसको हम ग्राफिकल तरीके से करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ज़रा, डायग्राम भी आपके सामने है और टेबल भी आपके सामने है, बिल्कुल सही तरीके से डिज़ाइन किया गया है पर्सन्स को, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर जो टेबल है, टेबल के अंदर क्या दिखाया गया है, सबसे पहले यूनिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यूनिट हैं। ये अतिरिक्त इकाइयाँ जो हम प्रयोग करते हैं, पहले 0 करते हैं तो टोटल यूटिलिटी जो हमारे इसके ठीक साइड में है वो 0 है, और उसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी जो कि 0 है। जब 0 इकाई का प्रयोग करेंगे तो यूटिलिटी चाहे टोटल हो चाहे मार्जिनल हो 0 ही आएगी। लेकिन जैसे हम पहली इकाई का प्रयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता यहाँ पर हमारी मिलती है 8। मार्जिनल भी क्या होगी हमारी 8 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर तो एडिशन तो है नहीं, पहली ही है, तो पहली में मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के बराबर ही होती है। लेकिन जैसे ही हम पहली यूनिट के बाद में, पहली इकाई के बाद में दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता और टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर आ गया। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी की बात करें तो क्या होता है, 8 से 14 हो जाता है। जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो 8 से कितना हो गया, 14 हो गई है। और सीमांत उपयोगिता जो है वो क्या होगा, 6 हो जाती है। सीमांत उपयोगिता 6 है और कुल उपयोगिता 14 है, जो कि स्क्रीन पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ भी और टेबल भी। दूसरी इकाई के ऊपर टोटल यूटिलिटी हमारी होती है 14 और सीमांत उपयोगिता होती है 6। अब 6 सीमांत उपयोगिता कैसे निकाली है, कुल जो पहले कुल थी हमारी, पहले कितनी थी हमारी 8 थी, और दूसरी क्या हो जाती है 6 हो जाती है, यानी 8 से 14 हो जाती है हमारी कुल उपयोगिता क्या होता है 14। अब 14 में से पहले वाली को घटा देते हैं, यानी 8 को घटा देते हैं, तो कुल सीमांत उपयोगिता बढ़ती है हमारी 6। कन्फ्यूजन का टॉपिक नहीं है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरी यूनिट का जब प्रयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता होती है हमारी 14 के बाद में 18 और सीमांत उपयोगिता होती है हमारी 4। सीमांत उपयोगिता का यही है कि जैसे जैसे हम किसी अतिरिक्त वस्तु का यानी एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते जाते हैं तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यही है, यहाँ पर परिवर्तन आ गया है। हर एक अतिरिक्त इकाई जो हम यूज करते हैं उसमें परिवर्तन आता जाता है, वो सीमांत ही होती है। और कुल जो है बढ़ती जाती है, जैसे कि कुल हमारी बढ़ रही है 8, 14, 18, 20 और लास्ट में वो 19 हो जाती है, यानी नेगेटिव हो जाती है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी का ग्राफ भी देख सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ भी देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या है इसके अंदर, हमने यही देखना है कि यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, विभिन्न इकाइयों के प्रयोग से प्राप्त उपयोगिता, जो भिन्न भिन्न इकाइयाँ हैं उनके प्रयोग से यानी उनके उपभोग से प्राप्त उपयोगिता होती है, उनका जोड़ होती है। ठीक है, विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता का जोड़ होती है, वो होती है टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वो है हमारी सीमांत उपयोगिता। पहली बात तो यही है, इसका अंतर समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाला जो डायग्राम है TU को डिनोट करता है, ये हमेशा बढ़ता जाता है। पहली इकाई के ऊपर हमें 8 में यूटिलिटी मिलती है, दूसरी के ऊपर हमें 14 मिलती है और तीसरी के ऊपर हमें 18 मिलती है और चौथी के ऊपर हमें 20 यूटिलिटी मिलती है। पाँचवीं के ऊपर हमें 20 ही मिलती है, 0 रहती है यानी मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके बाद में छठी जब इकाई का प्रयोग करते हैं तो वो 20 से 19 हो जाता है। तो ये तो टोटल यूटिलिटी को देख रहे हैं हम लोग। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ठीक इसके नीचे दिखाया गया है। पहली इकाई का हम प्रयोग कर रहे हैं तो पहली इकाई के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी 8 मिलती है
दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वो 8 से घट के 6 हो जाती है। तीसरी का प्रयोग करते हैं तो 6 से घट के 4 हो जाती है, और चौथी का जब प्रयोग करते हैं तो 4 से घट के 2 हो जाती है। ये सीमांत उपयोगिता होती है जो घटती जाती है। और लास्ट में पांचवी इकाई का जब प्रयोग करते हैं तो वो 2 से 0 हो जाती है। यानी ऐसी परिस्थिति में टोटल यूटिलिटी बढ़ती नहीं है, बिल्कुल समान बनी रहती है। और जब छठी इकाई का प्रयोग करते हैं तो वो माइनस में चली जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट हमने देखना है इसके अंदर क्या है। रिच्य हो गया, डिफरेंट क्या है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सभी इकाइयों का जो हमने प्रयोग किया है उनका जोड़ होता है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, जिसका सूत्र होता है निकालने का। डायग्राम में देखिए, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, नीचे वाले डायग्राम के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पर 0 है, यानी 5 नंबर पर, नीचे से 5 नंबर 5 की जो इकाई लेता है तो वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 शो करता है। डायग्राम में देखिए या फिर टेबल में देखिए, वहाँ पर 0 शो करता है। तो जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है वहाँ पर टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है, यानी बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, पिक पॉइंट पे होती है। मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पर 0 होती है वहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या होती है, अधिकतम होती है। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव देखिए 8 नंबर पे पॉजिटिव है, 6 नंबर पे पॉजिटिव है, 4 नंबर पे पॉजिटिव है, 3 नंबर पे भी पॉजिटिव है, 4 नंबर पे भी पॉजिटिव है। लेकिन 5 नंबर पे आकर के ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाती है, और 6 नंबर पे क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ इकाइयों के लिए। यानी पहली इकाई का प्रयोग करता है तो 8 यूटिलिटी मिलती है, दूसरी का करता है तो 6 मिलती है, और तीसरी का करता है तो 4 मिलती है, और चौथी का करता है तो 2 मिलती है। ये यूटिलिटी है, इकाइयों का प्रयोग करके इतनी यूटिलिटी मिलती है। तो मार्जिनल क्या होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, और 0 भी हो सकती है। लेकिन टोटल यूटिलिटी जब बढ़ती है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं होती। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, टोटल यूटिलिटी जब तक बढ़ती है जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं होती। यहाँ पर ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं, जब तक हम लोग हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो तब तक बढ़ती जाती है जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं होती। यानी टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ती रहती है, घटती कब है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होने के बाद में टोटल यूटिलिटी घटना शुरू कर देती है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से ग्राफ में समझ सकते हैं। इस चैनल्स को देखने के लिए, मार्डसन्स अकेडमी पर पधारने के लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहें, और क्लास यहाँ पर रेगुलर रहेंगी। हमारी इकोनॉमिक्स की भी क्लास रेगुलर रहेंगी, और इंग्लिश के प्रोफेसर भी आ चुके हैं, और मैथ के भी आ चुके हैं, और साइंस के जो प्रोफेसर हैं उनसे भी बात चल रही है। तो सभी के सभी प्रोफेसर आपको इस अकेडमी पर उपलब्ध रहेंगे, और टॉपिक यानी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए जाएंगे। तो रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।